नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आज हम देखने वाले हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए हिस्ट्री के सभी टॉपिक प्राचीन, मध्य, आधुनिक जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ हैं सभी इसमें देखने वाले हैं। क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपके लिए। ये हमारा ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल NCERT साइंस नोट जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना ही चाहिए। बहुत दिनों से हम इसको चला रहे हैं, लेकिन अभी इस पर हम ऑफर दे दिए हैं। 99 का मिलता था पहले, लेकिन 81 में मिलेगा। लेने के लिए आप हमारे ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको लगभग इसी से देखने को मिलेंगे, चाहे वो रिएक्शन के क्वेश्चन हो, बायोलॉजी के हो, केमिस्ट्री फिजिक्स, जो भी हो, लगभग क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे, क्योंकि NCERT बेस्ड फुल्ली है। समझ गए ना, कोई किताब का नहीं है, सिर्फ NCERT फुल्ली, और NCERT फुल्ली ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। इस बात की 100% गारंटी है, जैसा कि लास्ट एग्जाम में आ रहा है। तो आपके पास ज़रूर ये होना चाहिए। लेने के लिए आप ऐप डाउनलोड करें, वहाँ 27 नंबर तक आप 81 में, आप मात्र 81 में आप ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ज़रूर इसे ले लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ेगा। सिर्फ नोट्स अगर जो पढ़ के चला जाएगा तो उसका सिर्फ समझिए काम हो जाएगा। बाकी क्लास और नोट्स दोनों देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्लास बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर आप जो हमारा प्लेलिस्ट है 25 मैराथन ब्लॉग, वहाँ से आप देख सकते हैं क्लास को। और क्लास देखने के बाद नोट्स को रिवीजन करिए, फिर आप देखिए साइंस में आपका जो बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने वाला। समझ गए ना। तो एक बार इसे आप इसे जरूर परचेज करें, 81 रुपये मात्र मिल जाएगा। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ। देखिए, थोड़ा सा हम इसको हल्का फुल्का एक्सप्लेन भी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी में हम इसको आगे पढ़ेंगे ही। वितस्ता जो है ये झेलम नदी का ही दूसरा नाम है, मतलब समझिए कि संस्कृत नाम है इसका। झेलम नदी का संस्कृत में नाम क्या है, वितस्ता है। समझ गए ना। तो झेलम नदी के किनारे ही युद्ध हुआ था, और वो किसके किसके बीच हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, जिसमें विजयी कौन रहा था, सिकंदर इसमें विजयी रहा था। सिकंदर कहाँ का था, यूनान का था। कहाँ का था, यूनान का था। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस बात को ध्यान रख आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कब हुआ था ये हुआ था 326 BC में, यानी कि ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में ये हुआ था, ठीक है ना। इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना है। कहाँ हुआ था, झेलम नदी किनारे। और एक बात, इसी युद्ध को हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइडे स्पीच का भी युद्ध कहते हैं इसी युद्ध को, 326 BC में जो हुआ था। समझ गए ना। बाकी सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। तो इतना बातें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया। समझ गए ना। तो जो भी बताएं एक्स्ट्रा उसको माइंड में ध्यान रखिए, या कॉपी पेन लेते हैं तो उसको जरूर कॉपी पेन में जरूर आप लिख रहे हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया, तो ये कराया था आपका कनिष्क ने कराया था। समझ गए ना। कनिष्क किस वंश का था, तो कनिष्क साथियों था कुषाण वंश का, सबसे महान शासक था, प्रतापी शासक था। और ये किसका बेटा था, ये था आपका विम कडफिसेस। क्या, विम कडफिसेस का ये बेटा था। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, कुजुल कडफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। तो कनिष्क के पिता का नाम हो गया विम कडफिसेस, और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और कनिष्क की 2 राजधानी थी, पहली पुरुषपुर जिसे अब पेशावर कहते हैं जो पाकिस्तान में है, और दूसरी मथुरा। समझ गए ना। ये कनिष्क की 2 राजधानी थी। और कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया था, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। तो जादू टोना का अध्ययन जो है किस वेद में किया जाता है, अथर्ववेद में किया जाता है। जादू टोना हो गया, औषधि निवारण हो गया, रोग निवारण हो गया, इन सभी का जो वर्णन है अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद आपको पता है कि सबसे बड़ा और प्राचीन वेद है। इसमें टोटल 10 मंडल है, और 10वां मंडल क्या है, सबसे बड़ा मंडल है। और ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं, है ना। तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। और यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद में आपका क्या है, यज्ञ का अनुष्ठान है। क्या है, यज्ञ का अनुष्ठान है। और सामवेद संगीत से संबंधित है। समझ के बात को ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो भारत में कौन नहीं है, भारत में जो इसमें जो आपका है, आप देख सकते हैं कि हड़प्पा भारत में नहीं है, ये आपके पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। कालीबंगा, रोपर, रंगपुर सब ये भारत में। रोपर आपका पंजाब में। अच्छा, जो रोपर है इसका नाम रूपनगर अब हो गया, क्या हो गया है, रूपनगर हो गया, पंजाब में है। और कालीबंगा राजस्थान में है, रंगपुर गुजरात में है, ठीक है ना। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया। तो सभी को अच्छे से पता है कि कलिंग युद्ध लड़ने के बाद, जब वो कलिंग युद्ध लड़ लिया था, उसके बाद उसको एक तरह से ना, कलिंग युद्ध में इतना घमासान युद्ध हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए, इसका हृदय कांप उठा था उस युद्ध के बाद। समझ गए ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया
कि बौद्ध धर्म अपना लिया। और इसमें अगर पूछ दें कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो उपगुप्त ने। किसने दी थी? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और अपनाया इन्होंने बौद्ध धर्म। और बहुत सारा मतलब समझिए ना कि बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। अशोक हो गए, कनिष्क हो गए, इन सभी ने बौद्ध धर्म को मिलकर मतलब बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाया। समझ गए ना बात को? तो अशोक ने इन सभी में बौद्ध धर्म अपनाया था। अच्छा, अगर पूछ ले अशोक किस वंश से संबंधित है, तो अशोक मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था। सब ना, महान सम्राट था। द ग्रेट अशोका बोलते हैं ना, महान सम्राट था मौर्य वंश का। और अशोक का पिता कौन था? अशोक का पिता था बिंदुसार। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है ना, इतना मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक का ही स्तंभ है। सारनाथ में किसका है? सम्राट अशोक का ही स्तंभ। इन्होंने बहुत लगभग 84,000 इन्होंने स्तूप बनवाया था। 84,000 इन्होंने स्तूप इन्होंने बनवाया था। अशोक ने बहुत स्तंभ बनवाए, है ना, स्तंभ लेख बनवाए, स्तूप बनवाए। समझ गए अशोक ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रोपर में मिले सिंधु घाटी के भगवान अवशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित है? तो ये आपके चंडीगढ़ के नज़दीक अवस्थित है। ठीक है। भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समय अवधि के बीच रही? यानी कि वैदिक से प्रश्न है, मैं आपको थ्योरी में कराऊंगा लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, वैदिक सभ्यता जो है इसका जो शासन काल रहा, यानी कि पूरा टाइम पीरियड जो रहा वैदिक सभ्यता का कितना रहा? ये आपका रहा था 1500 से 600 BC तक जो है ये आपका वैदिक सभ्यता का पूरा टाइम पीरियड रहा। अब वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांटा गया। एक जो था आपका, उसका नाम क्या था? वो था आपका उत्तर वैदिक काल। क्या था? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। और एक था साथियों आपका, एक था आपका ऋग वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। तो एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल था इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? ये था आपका 1500 से 1000 BC तक, यानी कि ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल था इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1000 से लेकर 600 BC तक, इसका ये टाइम पीरियड था। तो पूछा यहाँ पर क्या है? पूछा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल हो जाएगा 1000 से 600 BC। तो 1000 से 600 BC क्या है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो अगर वैदिक काल का पूछेगा, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, तो 1500 से 600 BC। और अगर पूछ देगा कि ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, तो 1500 से 1000। और पूछा हमारा क्या? उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक 1000 से 600 के बीच। तीनों मैंने बता दिया, जो पूछे आपको थोड़ा जानकारी भी हो गया होगा। बाकी करेंगे आगे, कोई दिक्कत की करने की बात नहीं है, चिंता मत करना। ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 4। पूछा है उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। यानी कि इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं कि कौन कब भारत है, उसको एकदम आरोही क्रम में मतलब दर्शाने के लिए बता दिया जाएगा, मतलब कौन सा सही है। देखिए, थॉमस रो की बात करें तो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। लगभग 1615 ईस्वी के अराउंड ये आया था आपका थॉमस रो। फायान की बात करें तो लगभग 399 से 414 ईस्वी तक इसका भारत के लिए आगमन रहा, ऐसा समझिए, है ना। तो कोई कुछ और बताएगा, मतलब इसमें क्या है कि हिस्ट्री में कुछ ईस्वी क्या है कि अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग इसमें मतभेद होते रहते हैं ना। तो इसको ये सब कभी पूछेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर टाइम पीरियड ही इसके लिए याद रखना है। वैनसंग की बात करें लगभग ये 629 ईस्वी में जो है आया था। समझ गए ना। और बात करते हैं फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, है ना। और वैनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो आप देख लीजिए कि कौन होगा। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले फायान आया, फिर वैनसंग आया, फिर आपका थॉमस रो आया। तो उस अनुसार आप आंसर देख सकते हैं। तो क्या होगा? मैं यहाँ पर देखता हूँ आंसर। उस अनुसार आंसर देखिए तो क्या होगा बताइए। क्या करा? क्रमानुसार न करा। तो पहले कौन आएगा? 2 आएगा। तो पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो किसकी पूजा वो नहीं करते थे? तो वो जो है विष्णु जी की पूजा वो नहीं करते थे। विष्णु जी की पूजा वो नहीं करते थे। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। 10 का बी किस में है? 10 का बी यानी कि 3 हो जाएगा। 3 में इसका बी दिया गया। तो विष्णु जी की पूजा वो नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति को आदि शिव भी कहा जाता है। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगर टाइम पीरियड पूछे सिंधु सभ्यता का तो 2500 से 1750, यानी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कट गया है लग रहा है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर है
चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चौथी शताब्दी में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो मगध में कर लिया था। कहाँ पर? मगध में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या है कि ना, जब मैं देखता हूँ तो मैं जो भी मुझे आता है वहाँ पर मैं बुक में ही लिख देता हूँ, तो वही इसका फोटो मैंने लिया तो ये आपका आ गया। तो मगध में आपका ये किया था। अच्छा, मगध पर शासन करने वाले कौन कौन से वंश उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है हर्यक ने किया, और उसके बाद शिशुनाग ने, उसके बाद नंद वंश ने, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। इस तरह से मगध पर वंशों का शासन रहा। इसका हमने ट्रिक भी है, हसीन मासुका सात। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि मगध पर किस किस वंश ने शासक किया है। हसीन, हा से हर्यक वंश हो गया, सा से सी से शिशुनाग हो गया, 9 से मैं 6 कर देता हूँ। इस ट्रिक से हसीन मासुका सात आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कौन कौन वंश मगध पर आए थे। हा से यहाँ पर क्या हो गया? हर्यक वंश हो गया। सी से शिशुनाग वंश, 9 से नंद वंश, और आपका मा से मौर्य वंश, और यहाँ सु से शुंग वंश, और का से कण्व वंश, और 7 से सातवाहन वंश। तो यहाँ पर जो है मगध पर शासन करने वाले जो वंश हैं उसका हमने ट्रिक भी दे दिया, इससे आप याद रख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि बोल देगा कि मगध पर शिशुनाग वंश के बाद किसने शासन किया? नंद वंश ने। इस तरह से प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सब लिख दिया। ठीक है ना। कितने वंश? हर्यक वंश 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वंश ऑन टोटल शासन किया है मगध पर। ठीक है ना। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ आपका यूपी में स्थित है। कहाँ? यूपी में स्थित है सारनाथ। यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। समझ गए ना? कहाँ पर? सारनाथ में। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बार जो बुद्ध ने उपदेश दिया है वो श्रावस्ती में दिया है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं मिलिंद पन्नों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों के जवाब किसने दिए। देखिए मिलिंद पन्नो जो है, मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो एक बौद्ध धर्म से संबंधित समझिए ग्रंथ है। समझ गए ना। और इसमें जो है बुक ग्रंथ समझ लीजिए आप, है ना। तो इसमें जो आपका है, जो आपके बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, और जो आपके क्या बोलते हैं मिनांडर यूनान के थे, और आपका बौद्ध भिक्षु नागसेन, इन दोनों का कम्युनिकेशन, इनके संवाद के बारे में इसमें बताया गया मिलिंद पन्नो बुक में। समझ गए ना बात को। तो यहाँ पूछ रहा है मिलिंद पन्नो में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल जवाब किसने दिया? तो नागेश्वर ने। ठीक है। चलिए कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है मिलिंद पन्नो जो है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्म वेद के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अथर्ववेद को। अथर्ववेद मैंने अभी बताया है, जादू टोना हो गया, औषधि निवारण, रोग निवारण, है ना, दैनिक जीवन, ये सब आपका अथर्ववेद से संबंधित। तंत्र मंत्र, सामवेद संगीत, है ना, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद, पुराना वेद, यजुर्वेद आपका यज्ञ के अनुष्ठान से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं? ये पाए गए आपके अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा में ध्यान रखिएगा टोटल 29 बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ ये कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। और अजंता की गुफा किस वंश से संबंधित है? ये संबंधित है आपके वाकाटक वंश से। वाकाटक कौन थे? वाकाटक ब्राह्मण थे। ठीक है। तो वाकाटक वंश से संबंधित है आपके अजंता की गुफाएं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल रहा? यानी कि कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से नंद वंश को हराया, मतलब उसको हरा के मौर्य वंश की स्थापना की? तो चाणक्य की मदद से। चाणक्य कौन थे? वो आचार्य थे। और थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि जो नंद वंश के शासक थे घनानंद ने बड़ी सभा में चाणक्य का बहुत अपमान किया, और उसी का बदला लेने के लिए चाणक्य ने सोच लिया उसी दिन कि हम जब तक बदला नहीं लेंगे, जब तक नंद वंश को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम जो चोटी बांधते थे चाणक्य, वो चोटी खोल दिए थे उसी समय जब इसका अपमान हुआ था। और इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक नंद वंश को हम समाप्त नहीं करेंगे पूरी तरह से, तब तक हम इस जो चोटी है हमारे शिखा है उसको हम नहीं बांधेंगे। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से पूरा नंद वंश को उखाड़ के फेंका। ये आप बोल लीजिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ा, मतलब उस तरह से उसको ऐसा पढ़ाया लिखाया, बुद्धि दिया, सब चीज़ दिया, शक्ति दिया, हर एक मतलब पूरा उसको इसकी देखरेख में, चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य समझिए तैयार हुआ। ठीक है। तो हो गया ये प्रश्न आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था?
धम्म के प्रदान के लिए धम्म महामात्र शब्द का निर्माण किया था, नए पद का मतलब इन्होंने बताया था। बाकी अशोक के बारे में जानते ही हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। मौर्य वंश से संबंधित हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं, बिंदुसार के बेटे हैं, और इसके बारे में और मैंने पहले भी बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री वैनसोंग समकालीन थे, मतलब चीनी यात्री वैनसोंग जो कब आए थे, मैंने बताया था 629 में आए थे, 629 ईस्वी में आए थे, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोरकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पांड्य वंश। पांड्य वंश की बात करें तो ये जो कोरकई जिसका है, इसका ये सबसे पहला राजधानी था। 3 राजधानी इसकी हुई पांड्य वंश की, पहले तो आपकी कोरकई हो गई, दूसरी आपकी मदुरई हो गई, और लास्ट में हुई थी तेंकासी। सबसे प्रसिद्ध जो राजधानी थी पांड्य वंश की वो थी मदुरई। तो जैसे क्वेश्चन आएगा उस अनुसार आप क्वेश्चन को करना। सबसे लास्ट वाला कौन था, तेंकासी, और प्रसिद्ध मदुरई, जो कि मदुरई सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र भी रहा है, समझे, पांड्य वंश का। और कोरकई क्या था, एक बंदरगाह शहर था, ये इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ बुद्ध का वास्तविक नाम। समझ गए ना। चलिए, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ। अशोक की लिपि को सबसे पहली बार किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था, 1837 में। कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी। देखिए चालुक्यों की कई राजधानी रही है, उसके कई कई संस्थापक भी रहे हैं, जैसे कि चालुक्य की राजधानी रही है बेंगी, चालुक्यों की राजधानी रही है कल्याणी रही है, बादामी रही है। समझ गए ना, तो ये सब चालुक्यों की राजधानी रही है। तो इनमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं, तंजौर, कांचीपुरम, मदुरै नहीं होगा, बादामी हो जाएगा। ठीक है ना। निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा है। देखिए हमारे संस्कृत के कवि थे भारवी। भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है, और भारवी जो थे, जो पल्लव वंश के संस्थापक थे, सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु के ही दरबारी कवि थे भारवी, इन्हीं ने किरातार्जुनीयम लिखा हुआ है। समझ गए बात को। चलिए, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था, मतलब किसके अधीन था, तो ये अधीन था पल्लवों के। किसके अधीन था, पल्लवों के। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजौर पर जीत दर्ज करके, आधिकारिक कब्जा करके, जीत दर्ज करके, जो बोलिए, स्वतंत्र चोल वंश स्थापना किया फिर से। किसने, विजयालय ने, और पल्लवों से मुक्त हो गया। कौन आपका, विजयालय। समझ गए बात को। और चोल वंश की नींव रखी 9वीं शताब्दी में। तो ये किसके अधीन थे, पल्लवों के अधीन थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, ये की थी दंती दुर्ग ने। किसने की थी, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और आपको एक मंदिर याद होगा, एलोरा का कैलाश मंदिर, याद है कि नहीं, एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि राष्ट्रकूट वंश से ही संबंधित है। इस बार के एनटीपीसी में आया था, मेरे ही शिफ्ट में आया था। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने से बनवाया है। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित था, वो भी किस जिले में, भागलपुर जिले में। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या था, स्थित था। और ये बौद्धों का प्रसिद्ध, समझिए कि जो शिक्षा केंद्र था बौद्धों का ये। ठीक है ना। इसे भी जो है, जो मुस्लिम शासक थे बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा इसको नष्ट किया गया। नालंदा वाले को भी, इसको भी, समझ गए, दोनों को। और ये इसकी स्थापना होते ही तुरंत इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत फेमस था। समझ गए ना। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है ये। ठीक है ना। कहलगांव, बेसिकली भागलपुर के भी कहलगांव में, भागलपुर के भी कहलगांव में। ठीक है ना। इसको अच्छे से, क्योंकि हम यहाँ पर गए हुए तो हमें अच्छे से पता है। ठीक है, भागलपुर के कहलगांव में। ठीक है, तो इसको ध्यान। अच्छा, किसने बनवाया है ये भी ध्यान रखिएगा। पाल वंश के राजा थे धर्मपाल। पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, उन्होंने ही जो है इस विश्वविद्यालय को बनवाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेहरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो ये आपके दिल्ली में है। कहाँ स्थित है ये दिल्ली में स्थित है। और इसे मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो गुप्त वंश के शासक थे, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था।
मेहरोलिका लौह स्तंभ का। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये जो है आपका लगभग शुद्ध लोहे से ये बना हुआ है, और इसीलिए इसमें जो है जंग अभी तक भी जंग नहीं लगा है। खुले में है फिर भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, समझ गए ना। ये इसकी समझिए कि अब कुछ भी बोल लो, गॉड गिफ्टेड लोहा बोल लो, है, क्योंकि अभी तक बताइए जंग नहीं लगा। कितना भी शुद्ध रहेगा तो फिर भी जंग लगेगा अकॉर्डिंग टू साइंस, लेकिन इसमें जंग अभी तक नहीं लगा है, तो देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, दिल्ली में है, और बेसिकली कुतुब मीनार के ये अंदर है, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, चेर वंश का ये बंदरगाह था। चेर वंश का क्या था? ये बंदरगाह था, और उस बंदर का नाम क्या है? मुजरिस बंदरगाह। ये बेसिकली मसालों के लिए ज़्यादा फेमस था, और ये कहाँ है? केरला में है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो कामुक रचना मतलब इरोटिक, कामुक मतलब इरोटिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ये खजुराहो मंदिर, कौन है? खजुराहो मंदिर। और खजुराहो मंदिर कहाँ है? आपका है एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। किस शासकों ने? चंदेल शासकों ने। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कारकोट वंश के राजा थे ललितादित्य, ऐसे कुछ नाम है, ललितादित्य मुक्तापीड नाम है उसका। उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। कारकोट वंश के वो राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड ने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, और जम्मू कश्मीर का ये अनंतनाग जिले में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ? असम में है। और दिलवारा मंदिर कहाँ है? दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में, जिसको बिमल शाह ने बनवाया था। बाकी आगे उसको और भी लोगों ने कार्य किया, तो इस बात को ध्यान रखिए जो फैक्ट मैंने बताया। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये आपके सारनाथ में स्थित है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो ये क्या था? पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का एक और नाम है, इस मंदिर को शोर मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं शोर मंदिर? क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी है उसके किनारे, ये उसके तट पर ये स्थित है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शोर मंदिर भी कहते हैं। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है। तो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। शिव मतलब शंकर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की है? देखिए, मैंने आपको मंदिर निर्माण के 3 कला बताए थे, 3 शैली बताई थी। पहला कौन सा आपका? मैंने बताया था नागर शैली, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? द्रविड़ शैली। क्या बताया था? द्रविड़ शैली। और एक मैंने आपको बताया था बेसर शैली, जो कि वही क्वेश्चन आपका है। जो नागर शैली है, जो नॉर्थ इंडिया में मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए होते हैं। द्रविड़ शैली जो है जो दक्षिण में है, यानी कि साउथ में है, साउथ इंडिया में, वहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल, आपका तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ये सब आपके द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। वही बेसर शैली की बात करें तो ये दोनों का मिक्स होता है, नागर द्रविड़ का मिक्स होता है। तो पूछ रहा है कि बेसर शैली का जो वास्तुकला है ये शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी चालुक्यों ने। किसने की थी? ये चालुक्यों ने साथियों इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। और वो कौन थे? बादामी के चालुक्य। कौन से? बादामी के चालुक्य। मैंने बताया था ना, चालुक्य भी कई तरह के होते हैं, बेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो बादामी के चालुक्य ने बेसर शैली के शुरुआत की, समझ गए ना, मंदिर को बनाना। और मैं थोड़ा बता देता हूँ कि बेसर शैली में कौन कौन से मंदिर हैं, जैसे कि पट्टकल का विरूपाक्ष मंदिर, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना आपको, पट्टकल का विरूपाक्ष मंदिर, एहोल का लड़खान मंदिर है ना, होलेश्वर मंदिर, ये सब जो है ये आपके बेसर शैली में बने हुए मंदिर हैं, समझ गए ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल था। और पाल साम्राज्य के एक व्यक्ति थे धर्मपाल, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अभी जस्ट कुछ देर पहले उस क्वेश्चन को किए थे, तो फिर मैंने एक बार आपको रिमाइंड करा दिया वो। नेक्स्ट है, मिलिंद पनोपाठ किससे संबंधित है? ये भी कर चुके हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, समझ गए ना। इंडो यूनानी जो थे आपके
राजा मेनांडर और नागसेन जो थे बौद्ध भिक्षु, उनके बीच संवाद का ये समझिए कि ये बुक है। ठीक है। पशुपति की आकृति किस काल में मिली थी? तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिली थी पशुपति की आकृति। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ देखना नहीं। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी? देखिए, पाटलिपुत्र की नींव वैसे अजातशत्रु ने रखी थी। किसने रखी थी? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु के ही बेटे हुए उदयन, तो इसने भी इसको आगे बढ़ाया और राजधानी बनाई। समझ गए ना, मगध की, यानी हर्यक वंश की। जो अजातशत्रु क्या था? अजातशत्रु हर्यक वंश का ही था आदमी। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के बेटे हुए अजातशत्रु और अजातशत्रु के बेटे हुए उदयन। समझ गए ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिलहाल उदयन हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अजातशत्रु और उदयन दोनों दे तो अजातशत्रु आपको लगाना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जैसा था उस तरह से हमने उदयन इसको दिया। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? अंतिम जो मौर्य राजा थे वो कौन थे? वो आपके थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ थे मौर्य राजा। और मौर्य वंश का शासनकाल क्या था? 322 BC से लेकर 185 BC तक मौर्यों का क्या रहा? शासनकाल रहा था। ठीक है ना। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये सब मैंने आपको बताया अच्छे से। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका कब क्या था? 326। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है। यहाँ पर दिया 326 ईस्वी और एक दिया है 326 मतलब ईसा पूर्व। तो क्या था? 326 ईसा पूर्व था। समझ गए ना, ईस्वी न मत लगाना। 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। कहाँ पर? झेलम नदी के तट पर। उस युद्ध का नाम क्या पड़ा था? हाइडे स्पीस का युद्ध। जीता कौन था? सिकंदर ही जीता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डॉकयार्ड थी? तो किस में थी ये? लोनी में थी। क्या थी ये? लोनी में आपका गोदी डॉकयार्ड थी। अगर और हम बात करें जैसे अगर हम धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा में आपका पहले बताइए कि धौलावीरा आपका कहाँ था? धौलावीरा कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ आपका? ये आपका गुजरात में है। अच्छा, धौलावीरा से क्या क्या देखने को मिला आपको? धौलावीरा से आपको जो है जल प्रबंधन प्रणाली, जल संरक्षण प्रणाली आपको धौलावीरा में देखने को मिला। और इम्पोर्टेंट बात धौलावीरा के बारे में, और इसे यानी कि ये पहला हड़प्पा सभ्यता स्थल था जिसको 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोथल में तो आपका गोदी डॉकयार्ड हो ही गया। अच्छा, लोथल में और क्या मिला? प्राकृतिक बंदरगाह था ये आपका। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जो है टेराकोटा जहाज मिला है ना, आग की वेदी देखने को मिली थी। और लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और कालीबंगा की बात करें हम तो कालीबंगा जो आपकी है ये कहाँ है? ये आपके राजस्थान में है। कहाँ में है? ये राजस्थान के, और राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस नदी के तट पर है? ये घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा में बेसिकली ये किस चीज़ के लिए फेमस हुआ था? नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग ये आपके कालीबंगा से देखने को हमें मिला था। ठीक है ना, इतना बात ध्यान रखिएगा। अगर हम बनवाली की बात करें, यह आपके हरियाणा के हिसार जिले में है। और यहाँ जो है क्या किस चीज़ के मिले थे? ये आपके मिट्टी से बने हल का साक्ष्य आपके बनवाली से मिले थे। समझ गए ना, इतना बात जो मैंने बताया सबको आप जरूर लिख लिए होंगे। चलिए, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? देखिए, प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन जो संत हमारे ज्ञानदेव थे उन्होंने इसका सृजन किया था। और बेसिकली ये समझिए कि ये इसमें जो है सांप सीढ़ी में जो है सांप दर्शाता है, सांप सीढ़ी का जो खेल है सांप दर्शाता है बुराई को, और जो आपका क्या बोलते हैं सीढ़ी दर्शाता है अच्छाई को। सांप दर्शाता है बुराई को और सीढ़ी दर्शाता है आपका किसको? अच्छाई को दर्शाता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा से ब्लर है, बस ये एक क्वेश्चन ब्लर होगा, बाकी सब होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो कौन से थे? ये पंचमार्क सिक्के, ये आपके पुराने सिक्के थे। ठीक है। स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित ये शब्द है। तो स्तूप आपका क्या है? एक आपका समाधान टीला है। स्तूप क्या है? समाधान टीला, मतलब कोई किसी व्यक्ति का शव दफना के उसके ऊपर जो टीला बनाया जाता है उस तरह से आपका ये है स्तूप, समाधान टीला। समझ गए बात को ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? आपके महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। ठीक है ना।
प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक है ना। संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो यह है तोलकाप्यम। कौन सा है? तोलकाप्यम है। तोलकाप्यम मैं यहाँ लिख देता हूँ। कौन है? तोलकाप्यम। और ये जो है संगम साहित्य का प्रमुख व्याकरण ग्रंथ, तमिल व्याकरण ग्रंथ। कौन? आपका तोलकाप्यम। अच्छा, इसको थोड़ा और भी देख लेते हैं। ये सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं ये सारे संगम महाकाव्य हैं। ये सारे क्या हैं? संगम महाकाव्य, संगम युग के महाकाव्य हैं। तो इसमें से पूछ लेता है कभी कभी लेखक। तो मणिमेखलाई के लेखक कौन है? मणिमेखलाई के लेखक आपके जो है शीतलय सतार है। कौन है? शीतलय सतार। मैं इसको लिख देता हूँ, शीतलय सतार इसके मणिमेखलाई के लेखक हैं। पूछ लेता है कभी कभी। शिलपद्दी यानी कि शिलपद्दी कागरम के जो लेखक है वो आपका आदिकाल है। ठीक है, नाम इसके ऐसे ही होते हैं साउथ इंडिया वालों के, आदिकाल है इसके लेखक। ठीक है ना। और तोलकाप्यम के लेखक जो है वो तोलकाप्यार है। कौन है? तोलकाप्यार। ये तो काफ़ी इजी याद करना। तोलकाप्यम के लेखक तोलकाप्यार। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। और जो जीवक चिंतामणि इसके लेखक कौन है? तिरुत्तुदेवर। कौन है? तिरुत्तदेवर है ना, इसके लेखक ये है। तो ये चारों आपको जो है लिख लेना है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा धन विज्ञान संबंधित है? ये आपका शिल्पशास्त्र धन विज्ञान से संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन परिषद जो आपकी थी वह कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी 300, कब की गई साथियों? ये 300 BC में, 300 BC ऐसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में ये किया गया था? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और दो ही जैन संगति हुई थी। दूसरी जैन संगति कहाँ हुई थी? दूसरी अगर पूछ रहे तो वो हुई थी वल्लभी, गुजरात में। दूसरी जैन संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। और उसके अध्यक्षता किसने की थी? क्षमाश्रमण ने। किसने की थी? क्षमाश्रमण ने उसकी अध्यक्षता की थी। दूसरी जैन संगति के 512 BC में वो हुआ था। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना। नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो नागार्जुनी गुफाएं जो है ये आपके बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। विश्व विरासत स्थल महान सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया है? कौन करेगा भाई? अशोक नहीं किया तो सिंपल बात है ना, इसमें क्या ही प्रश्न। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होगा कि जहाँ उसकी मृत्यु हो गई तो वो आपके कहाँ होती है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। जो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण शब्द है इसका मतलब होता है मृत्यु। समझ गए ना। कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आपका जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये किस शैली का उदाहरण है? तो ये आपका चूँकि कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर MP में है। कहाँ? ये आपका MP में है। तो कौन सा होगा? MP कहाँ है भाई? नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट है। तो ये आपका नागर शैली में हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला है ना नागर शैली उत्तर भारत में जो मंदिर हैं वो शैली के हैं। दक्षिण में द्रविड़ और जो आपका बेसर है वो दोनों मिक्स रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की? तो तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। और ये कहाँ हुई थी? मदुरई में हुई थी। ये संगम तीसरे कहाँ हुई थी? मदुरई में हुई थी। 3 टोटल तमिल संगम हुए थे। पहला जो मैं बता देता हूँ सभी को, पहला जो तमिल संगम हुआ था वो आपका पहला भी मदुरई, ये देखिए तीसरा हुआ। और पहला भी कहाँ हुआ था? पहला भी तमिल संगम मदुरई में ही हुआ था। लेकिन पहले की जो अध्यक्षता की थी, पहले तमिल संगम की जो अध्यक्षता की थी वो की थी ऋषि अगस्त्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। वही अगर हम दूसरी तमिल संगम की बात करें तो ये आपके कपाडपुरम में हुई थी। कहाँ हुई? दूसरे कपाडपुरम में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता तोलकाप्यार ने करी थी, जो कि तोलकाप्यम के लेखक थे। तो तीनों मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसने गांधी से चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया था? तो ये आपके राजकुमार शुक्ल ने किया था। और जिसके कारण महात्मा गांधी जो है चंपारण आए थे। और चंपारण सत्याग्रह वहीं से स्टार्ट हो गया था 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ठीक है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां हैं, वह डैश कहानियों को दर्शाती है। तो भाई वो किस कहानियों को दर्शाती है? बौद्ध कहानियों को वो दर्शाती है। समझ गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ इसमें कौन सा है? अभिधर्मघोष। अभिधर्मघोष जो है इसमें प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है वसुबंधु द्वारा। वसुबंधु द्वारा जो है ये अभिधर्मघोष आपका लिखा गया है। और बाकी रघुवंशम, ऋतुसार की बात करें, ये दोनों आपके कालिदास के द्वारा लिखा गया। विष्णु पुराण आप जान ही रहे हैं, हिंदू धर्म से संबंधित है। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये है रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो क्या है? वर्धमान है। और भगवान महावीर, ये महावीर हो गया। अगर गौतम बुद्ध का बोले तो गौतम बुद्ध का क्या था मूल नाम? वो था सिद्धार्थ, बताया था मैंने आपको, ठीक है। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिक किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो कौन है इसमें? ये आपके हो जाएंगे वराहमिहिर। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समझिए कि 9 रत्न में से एक थे। और ये गणितज्ञ थे। क्या थे ये? गणितज्ञ थे। गणितज्ञ थे। इन्होंने कुछ बुक भी लिख रखी है, जैसे कि आपका हो गया, इनकी जो बुक है वो है आपकी क्या हो जाएगी, जैसे कि इसकी बुक है आपकी वृहद संहिता, इसकी बुक है पंच सिद्धांत का, ये सब इसकी वराहमिहिर की क्या है बुक है। ध्यान रखिएगा, ये गणितज्ञ थे। अकबर के चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से एक थे, ठीक है। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है, जो आपका समझिए कि गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? वो संभाली थी समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? ये हुए थे समुद्रगुप्त हुए थे। तो इसी ने इसकी बागडोर संभाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो 24वां जैन तीर्थंकर या लास्ट तीर्थंकर जैन धर्म का महावीर ही थे। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस लिखा गया है विशाखा दत्त के द्वारा। और जो मुद्रा राक्षस बुक है ये संबंधित है सी मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से संबंधित इसमें बातें कही गई है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को उखाड़ के फेंका। और ये किसकी बदौलत? चाणक्य के बदौलत। चाणक्य की जो कूटनीतिज्ञ राजनीति थी, जिसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब समझे ट्रेन किया गया और नंदवंश को हराया गया। तो ये इसी के बारे में ये विशाखा दत्त ने इस बुक में लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। चलिए, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो ये था आपका भरत। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके गुजरात में। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। तो अशोक किसका पोता था? तो भाई अशोक पोता किसका था? सी मौर्य का, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। चूंकि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुए बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे हुए थे अशोक। बिंदुसार के बेटे कौन हुए थे? बिंदुसार के बेटे हुए थे अशोक। तो अशोक का दादा कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो सभी को पता है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो क्या है इसका? जय संहिता। क्या है? जय संहिता इसका मूल नाम है, जय संहिता, ठीक है। नेक्स्ट है धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है? अभी जस्ट देखे थे, कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? तो ये क्या था? चाणक्य ने। किसने किया था? चाणक्य ने। आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य में अलग अलग मतलब क्या हुई थी, कुछ प्रशासनिक इकाइयाँ थी, है ना। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया? तो चाणक्य ने। ऑप्शन इसका देख सकते हैं यहाँ पर कौटिल्य, क्योंकि चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, तो ऑप्शन 2 ठीक है। विनय और सुत्त पिटक, क्या बोला जा रहा है कि विनय और सुत्त पिटक जो है इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो बेसली बात है किसकी होगी? विनय पिटक और आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक को जो होता है, त्रिपिटक सुना है ना आप? त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक को ही 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक,
सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक का मतलब क्या होता है? विनय पिटक में जो है नियम और कानून दिए गए हैं बौद्ध धर्म के, है ना। और जो सूत पिटक है, सूत पिटक में जो आपके उपदेश एवं प्रवचन हैं गौतम बुद्ध के, और आपके एक होता है आपका अभिधम पटक। अभिधम पटक में जो है दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला। तो फिलहाल तो आंसर इसका गौतम बुद्ध हो जाएगा। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? देखिए, बोधिसत्व सबसे पहले बात ये संबंधित हो गया बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध धर्म भी 2 पार्ट में बटा हुआ, हीनयान, महायान। और ये बोधिसत्व स्पेशली संबंधित है महायान बौद्ध धर्म से। अच्छा, जो महायान है, महायान क्या करते हैं? महायान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा किया जाता है, और हीनयान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को नहीं किया जाता है। समझ गए ना। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपका जो है 13वें में किया गया, ठीक है ना। टोटल 14 शिलालेख हुए थे अशोक के। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो देखिए, गुप्त साम्राज्य का लगभग अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग जो है 319 से लेकर 540 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य रहा था। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये आपका 322 से 185 तक, 322 से 185 ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व। अगर हम मुगल की बात करें तो मुगल की बात करें तो ये आपका लगभग 1526 से 1857 ईस्वी तक, ठीक है। वही अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ था और आपका मुगल तक गया था, ये इतना तक चला था। तो बताइए सबसे पहले इसमें कौन आएगा? आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें मौर्य आएगा, फिर आपका गुप्त आएगा, फिर आपका कौन आएगा? फिर आपका आ जाएगा दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। उसके बाद में आएगा आपका मुगल। सबसे लास्ट में आपका आएगा मुगल आएगा। तो यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा QPSR। तो QPSR किधर है? QPSR ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। तो 78 का 4। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो सुश्रुत संहिता जो है ये संबंधित है आपका किससे? ऑप्शन इसका देख लेते हैं, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से, संबंधित है। और इसे सुश्रुत नहीं लिखा है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत खुद ने लिखा है। चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा के बारे यानी मेडिसिन एंड सर्जरी से संबंधित ये बुक है, संस्कृत में लिखा गया है। उपनिषद शब्द में उप शब्द का मतलब क्या होता है? उपनिषद शब्द में उप शब्द का मतलब होता है निकट, और निषद शब्द का मतलब होता है बैठना। उप शब्द का मतलब निकट और निषद, उप शब्द का मतलब निकट होता है, और इसमें निषद जो है, निषद शब्द का मतलब होता है बैठना, यानी कि निकट बैठना, पास बैठना, ठीक है ना, निकटता। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? अभी जस्ट देखे थे, कौन होगा? त्रिपिटक हो जाएगा। ऐतरेय उपनिषद डैश के एक ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ये कौन सा है? ऋग्वेद। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था राजा नंदीवर्धन ने। और जल मंदिर कहाँ है? ये आपके हैं पावापुरी, बिहार में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। राजा नंदीवर्धन ने इसको निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन नहीं है? पिटक। ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यही हिस्सा नहीं है इसका। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो बोधगया बिहार में हुई थी, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? देखिए, जैन धर्म भी जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। जिस तरह बौद्ध धर्म बटा था उसी तरह जैन धर्म बटा था। जैन धर्म में 2 पार्ट, एक दिगंबर, एक आपका श्वेतंबर। दिगंबर कौन थे? जो नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतंबर कौन थे? जो श्वेत कपड़े धारण करते थे। तो दिगंबर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? तो आपका यजुर्वेद। बाकी यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ के अनुष्ठानों से। निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो कई बार बता चुके हैं, ऋग्वेद। यजुर्वेद डैश से संबंधित है? तो यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। प्राचीन भारतीय, अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। 89 नंबर का आंसर। प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है?
और इसे अब तक के लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है, तो भाई अपना महाभारत ही है। ठीक है ना, महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। नेक्स्ट है त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जान ही रहे हैं बौद्ध धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? देखिए, दिलवारा का जैन मंदिर जो कि विमल जानवर में आया था, जैन धर्म से संबंधित है, राजस्थान में है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के व्यक्ति हैं। श्रवण बेलागोला ये आपका जैन तीर्थ स्थल है। लेकिन कुशीनगर जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पर बौद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की, तो ये जैन धर्म से संबंधित वर्ड नहीं है। ठीक है, यानी स्थान नहीं है। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? तो इसको देख लेते हैं, यज्ञ सूत्र के वेदों में कौन होगा भाई? अभी जस्ट देखे थे यज्ञ यजुर्वेद, तो यजुर्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्रों में नमो नमो अरिहंतान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यानी कि जैन में एक मंत्र है जिसका नाम है नमो अरिहंतान। का क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। इसका मतलब यही होता है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो ये आपके उपनिषद के उदाहरण है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? निर्वाण। नश्वर शरीर का मतलब हो गया कि जो चीज़ नष्ट होने वाला है, तो शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट होना ही वाला होता है, तो उसको निर्वाण कहते हैं। इस तरह से हमने 96 क्वेश्चन लिए थे इसके, तो वो हमने क्या हो गया साथियों, खत्म हो गया। इतना ही क्वेश्चन जो रेलवे में अभी तक पूछे गए थे प्राचीन इतिहास से, वो हमने कर लिया। यानी इक्ता सिस्टम निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? देखिए, इक्ता प्रथा जो था इसको किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने इसको स्टार्ट किया था 13वीं शताब्दी में। अब इल्तुतमिश किससे समय था? तो भाई दिल्ली सल्तनत के समय था ये। और दिल्ली सल्तनत में भी बेसिकली कौन सा, जो गुलाम वंश था, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, उससे संबंधित है इल्तुतमिश। ठीक है ना, तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को स्टार्ट किया था। और इक्ता का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, यानी कि पूरे दिल्ली सल्तनत को छोटे बड़े भागों में बांटा गया था ज़मीनों को, और वहाँ पर अधिकारियों को मतलब नियुक्त किया गया था। वो वहाँ से क्या करते थे, राजस्व वगैरह राजस्व वसूलते थे, जिससे कि वो अपना वेतन और सैनिकों का रख रखाव पूरा कर सके आसानी से। बचा हुआ पैसा वो सुल्तान वगैरह को दे देते थे। ठीक है ना, तो जो इक्ता मतलब क्या हो गया कि भूमि का टुकड़ा, बड़े बड़े जो पूरे दिल्ली सल्तनत को छोटे बड़े भागों में बांटा गया, और जिसको वहाँ पर नियुक्त किया गया उसे कहते थे इक्तादार। जिस भी व्यक्ति को आधिकारिक रूप में वहाँ पर नियुक्त किया गया उसे क्या कहते थे? इक्तादार। तो समझ गए, इक्ता प्रथा मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये दिल्ली सल्तनत के समय बेसिकली गुलाम वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश, उसी ने इसको शुरू किया था इक्ता प्रथा को, और बाद में इसको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, इतिहास में जहीर उद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है? देखिए, मुगल वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम क्या था? बाबर। बाबर का ही अन्य नाम क्या है? जहीर उद्दीन मोहम्मद। ठीक है ना, तो बाबर का ही। बाबर के बारे में अगर बात करें तो बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े हैं, जिसमें से कि पहला आपका हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें से बाबर जीत ही गया। दूसरा आपका हो गया खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और आपका हो गया लास्ट में आपका क्या हो गया? घाघरा युद्ध। तो 4 युद्ध बाबर ने लड़े हैं और चारों इन्होंने जीते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने ही की थी। इसी का नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया? तो किसके शासनकाल में? तो ये किया गया साथियों अकबर। अकबर ने जो है राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया था। और 1582 में दीन ए दिलाही नामक धर्म की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी धर्मों में समानता लाना। समझ गए ना? टोडरमल किससे संबंधित था? टोडरमल जो था साथियों ये अकबर के 9 रत्न में से एक था, और अकबर का ये राजस्व मंत्री था, भू राजस्व मंत्री था। तो ये आपके भूमि सुधार के कार्य से संबंधित था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ किया? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये आपके किसने? खिलजी वंश के प्रमुख शासक जो हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो है ये क्यों बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या था? बाजार नियंत्रण प्रणाली को थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो ये इनके पास जो था बहुत सेना था। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत सेना थे। अब इतने सारे सेना को वेतन देना, हर एक चीज़ उसका रख रखाव करना पूरे अच्छी तरीके से तो पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने क्या की कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया, जिसमें से सभी वस्तुओं का दाम फिक्स किया जाता था
और कम चीज़ मतलब कि कम दाम में वस्तुओं को लिया जाता था, ताकि सैनिकों को भी जो है कम वेतन में बहुत सारे सैनिकों को रखा जा सके अच्छे से। तो ये था बाजार नियंत्रण प्रणाली आपका, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया था। मुख्य उद्देश्य क्या है बाजार नियंत्रण प्रणाली का, कि सैनिकों को कम वेतन में रखना। समझ गए ना। और आपको पता होगा कि मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक कफूर को क्या था 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीदा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही समझिए कि शक्तिशाली सेना था अलाउद्दीन खिलजी का। उसी को जो है दक्षिण पर भेजा गया था, मतलब दक्षिण भारत पर भेजा गया था युद्ध करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मलिक कफूर को। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने किया? तो किसने किया था? ये किया था रामानंद ने। अगर आपको पूछे कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की है, तो वो की थी रामानुज ने। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की थी। बाकी स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी, ठीक है ना। और विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। ये भी जान ही रहे हैं आप, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो कौन थी? ये थी आपकी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ये पहली महिला शासक बनी थी दिल्ली सल्तनत की। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर 2। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष में तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की? देखिए, दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों का टोटल शासन रहा। सबसे पहले कौन सा आया? गुलाम वंश आया, जिसको दास वंश भी बोला गया। उसके बाद आपका आया था खिलजी वंश आया था। उसके बाद आपका तुगलक वंश आया था। उसके बाद आपका कौन सा आया था? उसके बाद आपका आया था खिज्र वंश आया था, ठीक है। और खिज्र के बाद सबसे अंत में आया था लोदी वंश। सबसे अंत में क्या आया था? लोदी वंश आया था। और लोदी वंश को बाबर ने ख़त्म किया, जिसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, खिज्र वंश और आपका लोदी वंश, ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत पर ऑल्टरनेट करके इन्होंने शासन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और कब की थी? तो मैं बता भी देता हूँ कि गुलाम वंश 1206 से आपका 1290 तक रहा था। और ये खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 रहा। और तुगलक वंश जो आपका है 1320 से 1414 तक रहा था। तो खिलजी वंश के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश की स्थापना 1320 से 1414 तक, मतलब पूरा इसका रहा था टाइम पीरियड। तो 1320 में हुई है। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मंगोलों के जो वंशज मुगल थे वो कहाँ के थे? वो मध्य एशिया के थे। कहाँ थे? मध्य एशिया के थे। समझ गए ना। चलिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम, जो कि बाबर की मतलब हुमायूं की पत्नी थी। हाजी बेगम ने इसको बनवाया है, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। हाजी बेगम ने इसको बनाया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? हाजी बेगम होगा। इसमें नहीं दिया गया, इस बात को ध्यान रखना। कहीं का ऑप्शन गलत दिख जाता है तो मैं बता देता हूँ आपको। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? अभी जस्ट बताए थे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो किसने लाया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लाया। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि सेना बहुत मतलब कि भारी संख्या में सेनाओं को रखना कम वेतन दे के। समझ गए ना। इसमें से कि बाजार नियंत्रण प्रणाली में चीज़ों के वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित किया जाता था, कम चीज़ों में खरीदा जाता था, कम उसका प्राइस फिक्स किया जाता था, ताकि अधिक से अधिक सेना को वेतन दिया जा सके पूरा क्रय विक्रय करके, ठीक है ना। तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किस राजवंश के शासन काल के दौरान किया गया था? गोलकुंडा का किला आप सुने होंगे, तो ये किया गया था काकतीय राजवंश के द्वारा। समझ गए ना। चलिए, अच्छा यहाँ पर चलो बता ही दिया आंसर मैंने आपको। डैश एक मुस्लिम संत थे, उस स्थान पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं 13 नंबर का। तो शेख सलीम चिश्ती रहते थे। इसी के याद में समझिए कि ये जो आपका है फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया। समझ गए? शेख सलीम चिश्ती।
बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये तुर्की भाषा में की गई है और खुद बाबर ने लिखा हुआ है। ठीक है। डैश ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की? मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1582 में अकबर ने की थी, इस्लाम को ख़त्म करके। ठीक ना, मैंने मुस्लिम साम्राज्य को ख़त्म करके। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं थे? तो पहला ही नहीं था, उस्मान अली खान नहीं था, बाकी राजा टोडरमल था, अबुल फजल इब्न मुबारक था, फ़कीर अजीउद्दीन था, है ना। ये सारे आपके अकबर के 9 रत्न थे, लेकिन उस्मान अली खान नहीं थे। दिल्ली में जमा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो ये शाहजहां ने बनवाया है दिल्ली में। लाल किला भी किसने बनवाया है दिल्ली में? शाहजहां ने ही बनवाया है। यूपी के आगरा में ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया है। समझ गए ना। चलिए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो किस वंश से थी? क्योंकि इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इल्तुतमिश किस वंश का था? दास वंश का था, या आप गुलाम वंश कह सकते हैं, एक ही बात हुआ। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? मैंने बताया था कि मलिक काफूर जो है, इसको 1000 दिनारे में इन्होंने खरीदा था। बहुत ही बहादुर सैनिक था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो यही इसका दास था, गुलाम था, जो बोलिए, और इसे दक्षिण भारत पर युद्ध करने भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। समझ गए ना। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो कौन था? ये था आपका मार्को पोलो। कौन था? मार्को पोलो आपका ये वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया है? तो किसने? ये आपके महमूद गजनी ने। महमूद गजनी ने कब किया था आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ये क्या था? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। वैसे बहुत सारे जो है हीरे जवाहरात वगैरह इन्होंने लूट के चला गया था। समझ गए ना। महमूद गजनी 17 बार समझिए कि भारत पर इन्होंने आक्रमण किया है, और सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी। ये ईस्वी बहुत बार पूछता, ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया? तो इन्होंने जौनपुर को भी बसाया है, फिरोजपुर को भी बसाया है, और आपका हिसार हो गया है ना। इस सब शहर को इन्होंने जो है, जैसे फरीदाबाद हो गया, इनको भी इन्होंने बसाया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हिसार कहाँ है? हरियाणा में है। निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? अच्छा, और मैं कुछ बता देता हूँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इन्होंने जो है 300 नए नगरों की स्थापना की और कुछ नहरों की भी स्थापना की, है ना। तो ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? यानी कि फरीद खां। तो ये आपको जो है शेर शाह को कहा जाता था फरीद खां। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? तो देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर स्मारक हैं। तो देख लेते हैं ताजमहल। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। मयूर सिंहासन, ये भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। लाल किला, जमा मस्जिद, ये सारे आपके शाहजहां के द्वारा बनाए गए। लेकिन जो पंचमहल है, पंचमहल अकबर के द्वारा बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमहल शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वही क्वेश्चन अभी रिपीटेड है। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो शाहजहां के द्वारा, भी जस्ट बताए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा भी करा है, ये भी ध्यान रखना। और इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनी थी। ठीक है। और हाँ, इतना ही याद रखो आप इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है। और बाकी जो है इल्तुतमिश ने क्या चलाई थी? एकता प्रथा चलाई थी, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया एकता प्रथा के बारे में। तुर्कान ए चहलगामी इन्होंने चलाई थी, है ना। सबको ध्यान रख लीजिएगा। प्रसिद्ध रचना तूतकीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? तो ये आपके अकबर के शासनकाल में रची गई थी। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत है 1210 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी। चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय इसकी मौत हुई थी। ठीक है ना। चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता था आपके किसके? ये जाना जाता था आपके MBT को, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक साहसिक फैसले लेने में क्या थे? माहिर थे। ठीक है। चलिए, 31 हो गया आपका। 32 इधर देखते हैं। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? तो दीवान ए अर्ज कहा जाता था सैन्य विभाग को। किसको कहा? सैन्य विभाग को। बहुत बार प्रश्न आए हैं इस बार, मतलब कि NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ अभी लेटेस्ट में 12th और ग्रेजुएट वाला, उसमें ये फ्रीक्वेंटली पूछे गए बार बार। ठीक है। और दीवान अर्ज की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी, इस बात को भी ध्यान रखें, गयासुद्दीन बलबन। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की? तो अकबर। ये तो मैंने बता ही दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। इसमें भी ध्यान रख लीजिए 1336। वर्तमान जो विजयनगर है साम्राज्य, वो हम्पी का क्षेत्र है, समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखिए, जो कि कर्नाटक में है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है आपके किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी कौन था? जो महमूद गजनवी के शासन, जब महमूद गजनवी भारत आया था उसके साथ ही ये आया था। महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी आया था। ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। शासनकाल क्या था? 1320 से 1414 तक। ठीक है, 1320 से 1414 तक ये तुगलक वंश का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? ये की थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। और पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ठीक है ना। चलिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? दिल्ली से देवगिरी इन्होंने स्थानांतरित करने का फैसला किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है ना। आखिरी मुगल शासक कौन था? मतलब कि लास्ट, मतलब अंतिम मुगल बादशाह पूछ रहा है, तो कौन था? ये था बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है। चिश्ती, सुहारवर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं किससे? सूफी संप्रदाय से। हालांकि इस्लाम का ही एक पार्ट है सूफी, समझ गए ना। तो अगर सूफी ऑप्शन में नहीं रहे तो इस्लाम आप मार सकते हैं। अगर सूफी इस्लाम दोनों है तो सूफी मारिएगा। इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो ये आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था MBT के शासनकाल में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किताब उल रिहला। किताब उल रिहला जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके इब्न बतूता के द्वारा ही लिखी गई है, आपके किताब उल रिहला। ठीक है ना। चलिए, ताजमहल डैश की याद में बनवाया गया था? तो किसकी याद में बनवाया गया था? सभी को पता है, मुमताज़ महल की याद में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो मुगलों के विरुद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो ये लड़ा था महाराणा प्रताप सिंह ने। और जो मुगलों की तरफ से जो सेना का कम्बाल संभाला था वो संभाला था राजा मान सिंह ने। हालांकि इस युद्ध का मतलब ये लगभग आपका जो है 1576 में हुआ था, जून मंथ में 1576 में ये हुआ था, 18 जून को। लेकिन इस युद्ध में कौन हारा कौन जीता इसका अभी भी सही से स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो कौन थे? उस्ताद मंसूर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल में। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? तो ये क्या था? फर्रुखसियार ने। ठीक है। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया? तो भाई देख लो कितना लड्डू क्वेश्चन है, सब बहुत रिपीट होता है। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी
किस देश के थे? तो ये थे आपके इटली के थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में, हैदराबाद में जो चार मीनार हैं। निम्नलिखित इनमें से किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? तो ये कराया था अ से अलाई, अ से अलाउद्दीन खिलजी। काफ़ी आसान है याद करना। हवा महल डैश में स्थित एक महल है। देखिए हवा महल सबको पता है कहाँ है, ये आपके जयपुर में है। अच्छा, हवा महल किसने बनवाया है? तो ये बनवाया है सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। कब? 1799 में। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, उमैद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये भी राजस्थान में है और आपके जोधपुर में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दास वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए दास वंश बोल दे, गुलाम वंश बोल दे, है ना, ये सभी एक ही नाम है। तो ये किसने की थी? वही बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। ठीक है, पहले मैं बोल चुका हूँ कई बार। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? वही बात है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत ये बात बोली जा रही है। तो ये किसने की थी? वही बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। उसी से संबंधित ये बातें हैं। तो इतना भी आप हिंट अगर थोड़ा सा भी बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानते हैं तो बना सकते हैं। मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था। तो 58 देखते हैं। ठीक है, 58 देखते हैं क्या है। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो ये थी आपकी कुबुत इस्लाम मस्जिद, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 में हुआ था। ठीक है, और इसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और भारत की तरफ से किसने किया था? सिराजुद्दौला ने। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, लेकिन इसमें सिराजुद्दौला हार गया था। हारने का कारण क्या था कि इसके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर लिया, उसमें जाकर वो मिल गए थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ, इसलिए ये सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ जो आपका है सिख समुदाय का एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? देखिए अहमदनगर आपका दक्कन सल्तनत से संबंधित है ना, जो कि आज अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र का क्षेत्र समझिए, है ना। अहमदनगर अभी महाराष्ट्र में है, अभी अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर हो गया है। तो अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। इन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ने का प्रयास किया था। क्यों? क्योंकि अकबर इसके सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने युद्ध लड़ा था। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो वही बात है, महमूद गजनी के साथ आया था। कौन? अल बरूनी। ठीक है। चलिए, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? देखिए एक था सिजदा और एक था पाबोस। सिजदा और पाबोस ये दोनों प्रथा जो है किसने चलाई थी? ये चलाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। सिजदा एवं पाबोस दोनों आपका संबंधित है किससे? ग्रीटिंग से। जैसे हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं पैर छू के, इस तरह से संबंधित ये बातें हैं। समझ गए? दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, इस तरह से संबंधित ये चीज़ें हैं सिजदा एवं पाबोस, जो कि बलबन ने चलाई थी। तो ऑप्शन बलबन का इधर होगा ना, इधर देख लेते हैं, गयासुद्दीन बलबन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी जस्ट देखें, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? देखिए पहला औरंगजेब है। औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आया था, ये बिल्कुल सही है, हमें तो पहला ही सही दिख रहा है ना। बाकी और देखते हैं, शाहजहाँ के समय विलियम हॉकिंस ने, ये गलत है। विलियम हॉकिंस आपका जहांगीर के शासनकाल में आया था, और यहाँ पर जहांगीर का मनुची दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। अकबर में दिया सर थॉमस रो, गलत। सर थॉमस रो जो आपका है, सर थॉमस रो भी जहांगीर के शासनकाल में 1615 में आया था, है ना, तो ये भी आपका गलत है। तो सही क्या है आपका? औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आया था, तो ये बिल्कुल सही है। सही सुमेलित ही पूछ रहे हैं। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित था? तो वो श्रीरंगपट्टनम का था। कहाँ का था? श्रीरंगपट्टनम का था। ठीक है,
समनवी धर्म दीन ए दिलाही, मैंने पहले ही इसके बारे में बताया था, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है हिस्ट्री में क्वेश्चन, ठीक है। शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म, मतलब दीन ए दिलाई, दीन ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का धर्म, मतलब इसमें सभी धर्म के लोग इसमें विश्वास रखते हैं। एकता बढ़ाने के लिए ये अकबर ने स्टार्ट किया था। की स्थापना किसके द्वारा की थी? अकबर के द्वारा, जान ही रहे हैं, ठीक है। बुक्का प्रथम, प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये आपके संगम राजवंश के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बताया था 18 जून 1576, 18 जून 1576, ठीक है ना, महाराणा प्रताप सिंह और राजा मान सिंह के बीच। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जर्री कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वो थे मोहम्मद हुसैन, ठीक है। तुलुगामा क्या है? तुलुगामा जो है ये एक तरह से समझिए कि मुगलों का था सैन्य, एक तरह से सैन्य पॉलिसी था, है ना, आर्मी की पॉलिसी थी, युद्ध करने की पॉलिसी थी। तो क्या बोलेंगे इसको? बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति, है ना। जो बाबर ने युद्ध लड़ा है उसमें इन्होंने जो है ये चीज़ें अपनाई है, ये तुलुगनामा विधि इन्होंने अपनाई है। इसीलिए इन्होंने जो है, जो इब्राहिम लोदी के पास बहुत सेना था लेकिन इसके पास कम ही सेना था बाबर के पास, फिर भी इन्होंने जो है हरा दिया इस तुलुगनामा मेथड से, ठीक है ना। ये लड़ने का एक मेथड है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो ये देखा गया था एम्बिटिक शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत चरम पर था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मदुरै तक फैला था और पश्चिम में पूर्व से लेकर ये आपका इधर पूर्व में पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम तक आपका ये फैला हुआ था। समझ गए बात को ना। तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत चरम पर था। नेक्स्ट है रुद्रेश्वर मंदिर या बेइस्तंभाल गुड़ी हजारों खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो रुद्रदेव जो है ये आपका संबंधित है काकतीय राजवंश से, ठीक है। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? मतलब किस राजवंश से, सिंपल ये पूछ रहा है। तो ये था आपका चालुक्य राजवंश से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? देखिए पल्लव वंश सबसे पहले बात ये दक्षिण में था, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कोणार्क आपका उड़ीसा में है तो दक्षिण हुआ नहीं, ऐसे ही काट देंगे इसको। लिंगराज ये भी उड़ीसा में है, ये भी नहीं होगा। दिलवारा राजस्थान में है तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही है कांचीपुरम कैलाश मंदिर पल्लव वंश के शासकों ने बनाया था। ये तो ट्रिकी क्वेश्चन था एक तरह से। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था? तो वाराणसी में था, दिल्ली में था, जयपुर में था, इलाहाबाद में नहीं था। तो आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो कौन सा था? ये था फतेहपुर सिकरी, ठीक है। भारत में लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था भाई? बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। तो ये 79 क्वेश्चन देखिए हमारे पास थे तो उसको मैंने करा दिया। अब मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, आधुनिक इतिहास, जितने भी इससे इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था क्लेमेंट इटली था, ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा खत्म की? तो ये की थी किसने? ये की थी आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया और उन्हें डैश के रूप में नामित किया। तो किस रूप में नामित किया गया था? शहीद और स्वराज द्वीप के रूप में, ठीक है। इधर देखते हैं 7 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने गांधी की कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसे बाद में गांधी के द्वारा लौटा दिया गया था? तो कौन सी उपाधि गांधी जी को दी गई थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने इसे लौटा दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो 7 का क्या हो जाएगा? डी। बाकी इसमें आपका क्या है? देखिए इसके अनुसार 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो यहाँ पर दिया गया है
इसका आंसर हमारा क्या होगा 7 का 1, क्योंकि डी किस में है, डी आपका 1 में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काकोरी और आलमनगर स्टेशन के मध्य काकोरी कांड की घटना किस वर्ष घटित थी? तो कब घटित थी? तो ये घटित आपको 1925 में। कब? तो डी किस में है, डी आपका फिर से 1 में है, तो ये इसका भी 1925 में हुआ था। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है? तो किसने फहराया था? मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब ए किस में है? ए आपका है ऑप्शन 2 में। ए किस में आपका है? ए आपका ऑप्शन 2 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे। इसी जब ये महात्मा गांधी लौट गए तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1911 में की गई थी। ठीक है ना। वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था? तो कब? 1498। ठीक है ना। कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ कौन से आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित है? मतलब ये जो आपका है कोंकण, मराठावाड़ा, विदर्भ, वर्तमान में ये भारत में किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। तो 13 का भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित पुरुषों में से किसने भाग लिया था? तो कौन थे भाई उसमें? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, तो यही भाग लेंगे। ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच। तो 15 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो तृतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था 1932 में। कब? 1932 में हुआ था। ठीक है, 16 का आपका 2 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हुआ था ये मुंबई या बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एका आंदोलन के नेता कौन थे? एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे मदारी पासी। कौन थे? मदारी पासी एका आंदोलन के नेता थे। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? ये की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था किस स्थान पर? यह हुआ था कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ठीक है ना। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ठीक है, 20 का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना। 21 की बात करें, 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो किसने की थी? वही बात है, 1947 का बात आ रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। 21 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ही था। अगर भारतीय पूछता तो होता सी राजागोपालचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर भारतीय पूछता तो सी राजागोपालचारी होता। ठीक है, तो 22 का भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? जो 1857 का विद्रोह था उसी को सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह उसी को कहते हैं। ठीक है। हेनरी विवियान डेरिजो का संबंध किससे है? तो यंग बंगाल आंदोलन से, युवा बंगाल आंदोलन से। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1906 में किया गया था। ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वही बात है 1498 में आया था। ठीक है। रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो रायबरेली के सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के नेतृत्व करता थे, मतलब इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो ये हुई थी आपकी तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके समय आपका जो है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि आपकी जो है हुई थी। ठीक है, तो 28 का आपका क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और कब हुआ था ये तीसरा आपका? ये हुआ था आपका 1792 में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सहायक संधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो सहायक संधि का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? ये दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब दिया? किसने दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था। ठीक है। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तो बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी एनी बेसेंट ने। हालांकि दोनों मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर इसका कार्य किया था, लेकिन टीसीएस ने इसका आंसर जो है एनी बेसेंट दिया है, तो उसी को लेकर चलना है। ठीक है, तो एनी बेसेंट हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा आपका कब हुआ था? 31 में। तीसरा आपका हुआ था 32 में, पहला 30 में। ठीक, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया? तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1940 में। कब लाया गया था? 1940 में लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो यह नारा किसने दिया था? तो करो या मरो, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। किसने दिया था? दिया था आपका MG यानी कि महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो 33 का 1 हो जाएगा। बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए ये प्रश्न आ गया तो क्या हो जाएगा? C राजगोपालाचारी। ऐसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पूछ रहा है भारतीय तो C राजगोपालाचारी। 34 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई? तो कब हुई थी? ये हुई थी वही 1857 से रिलेटेड बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, 35 का। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई थी? तो किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी आपके जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, इस अधिनियम के तहत ये शुरू हुई थी। ठीक है ना, मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियाँ। किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? तो किस ब्रिटिश सुधार द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली। ठीक है, तो 37 का आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? तो कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है ना, और पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो ये की गई थी आपके कब? 1893 में, जो शिकागो में जो क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद ने जो आपको भाषण दिया था, है ना, उसी के बारे में बात हो रहा है। इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की है? किसने की है? तो ये किसने की? वास्को डी गामा ने किया। भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में प्रशांत चंद्र महालनोबिस को जाना जाता है। 41 का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये आपके हैं दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः यानी कि सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? तो ये किसने किया है? ये किया आपके लॉर्ड कैनिंग ने। जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है, डिपार्टमेंटल सिस्टम ये सबसे पहले किसने शुरू किया? तो ये क्या लॉर्ड कैनिंग ने किया। ठीक है, चलिए सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? देखिए थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? इसको ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो सरकारी क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं ना। सरकारी कर्मचारी चयन के लिए खुली मतलब प्रतियोगिता परीक्षा की तरह समझिए। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, उसके तहत सरकारी कर्मचारियों का जो है मतलब कि खुली भर्ती आप कह सकते हैं, चयन है ना, उसके तहत ये की गई थी चार्टर अधिनियम 1853 के तहत, सिविल परीक्षा वाला जो बात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कौन से थे? जो आपका बेलगाम का 1924 वाला था, 1924 वाला जो बेलगाम अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो बेलगाम, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे भाई? सिंपल सी बात है, MG थे, महात्मा गांधी ही थे। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके लाला लाजपत राय, LLR। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है ना, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है। महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो महाराष्ट्र में जो रामोसी किसान विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, रामोसी विद्रोह 1875 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है, 1940 में पारित हुआ। ठीक है ना। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसने आंदोलन चलाया था? तो
तो ये आपको किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय ने। तो 50 का ऑप्शन देख लेते हैं इधर, तो क्या आ जाएगा हमारा? राजा राम मोहन राय आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सती प्रथा को खत्म करने के लिए इसने आंदोलन चलाया था राजा राम मोहन राय ने। 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? अब देखो 1945 की बात हो रहा है, 1945 की बात हो रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए जो आपका वेवेल योजना जो है, वेवेल योजना आया था वेवेल के समय, यानी वेवेल योजना जो आपका साथ आया था वो कितना कब आया था? वेवेल योजना 1945 में जो आया था, वेवेल योजना 1945 में, तो वेवेल तो भाई लॉर्ड वेवेल, सिंपल सी बात है ना। ये शिमला सम्मेलन में से संबंधित हो जाएगा क्योंकि 45 में ही हुआ है शिमला सम्मेलन। कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये क्या था कि राधाकांत देव ने। किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। कब? 1830 में, 1830 ईस्वी में की थी कलकत्ता में धर्म सभा का गठन राधाकांत देव ने किया था, ठीक है। 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? अभी हमने बताया था आपको कि वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है जीता कौन था? इसमें आपका जीता था कौन जीता था? अंग्रेज जीता था। तो वही क्वेश्चन है, 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? तो ये था आपका कौन? ये था काम्ट डे लैली। कौन था? काम्ट डे लैली। ये जो आपके थे फ्रांसीसी जनरल थे और अंग्रेज जनरल आयरकुट ने इसको वांडीवास के युद्ध में हरा दिया था। 1760 में हुआ था, अंग्रेज ही जीता था, ठीक है ना, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ठीक है ना। आपको पता है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है ना, भारत की बुलबुल, ठीक है। निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने कौन सा लिखा है? सारे जहां से अच्छा, ये आपका मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, ठीक है ना। चलिए, भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? देखिए ऑप्शन से बना सकते हैं, 1930 से 31 के बीच यहाँ पर दिया हुआ है, तो 30 वाला ही होगा, चूँकि स्पेशल इसमें 30 दिया नहीं है, तो 1930 से 31 हम मारेंगे, ठीक है ना। तो 1930-31 में पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, अम्बेडकर और तेज बहादुर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने दूसरे में भाग लिया था, ठीक है। वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला? तो कहाँ धावा बोला था? तो ये धावा साथियों आपका बोला था चटगांव में। कहाँ बोला था? चटगांव का चिटगांव लिखा है, तो होगा आपका चटगांव होगा, ठीक है ना। चटगांव में जो है ये धावा बोला था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था? तो किस स्थान पर तोड़ा था? तो ये तोड़ा था आपका दांडी मार्च, आपको पता है ना। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है ना। और चला कब था? चला कब तक था? ये लगभग आपका जो है ये चला था आपका 25 दिन तक चला था ना, यानी कि 6 अप्रैल तक आपका जो है चला था ये, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, किस स्थान पर तोड़ा? तो दांडी स्थान पर ही तोड़ा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी आपके स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका है 60 नंबर है, अलीगढ़ में मुहम्मडन यानी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी आपकी सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन पूछ रहा है, तो कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1916 में हुआ था। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हुए थे? संगठित हो गए थे। क्या हुए थे वो? मतलब मिल गए थे आपस में, ठीक है ना। चलिए, आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है? तो 62 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका अविंद्रनाथ टैगोर को। अविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है कि भारत माता का चित्र उन्होंने बनाया था, ठीक है ना। चलिए, वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहाँ के कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? तो 63 का आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर? 63 का हो जाएगा आपका बेरार में। क्या हो जाएगा साथियों? बेरार में आपका आंसर है। बेरार में इन्होंने किया था, ठीक है ना।
लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहाँ की कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? बेरार में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ध्यान रखिएगा 1815 में। कब साथियों? 1815 में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी या शुरुआत की थी, आप कह सकते हैं। वर्ष 1859-60 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने डैश फसल उगाने से इनकार कर दिया था। तो कौन सा फसल था? वो नील ही था। इनसे जितना उत्पादन करवा रहे थे उसके अनुसार इसको लागत नहीं दे रहे थे, इसलिए इन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश के वास्को डिगामा ने। अब वास्को डिगामा भाई कहाँ था? तो ये सिंपल बात है, पुर्तगाल का था। रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? JL नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है। वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित है? तो कौन सी संधि? ये आपकी सालाबाई की संधि। कौन सी संधि? सालाबाई की संधि। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो 1912 में कौन था वायसराय आपका? तो ये था आपका लॉर्ड हॉर्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। और लॉर्ड हॉर्डिंग के समय ही जो 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा ना। तो लॉर्ड हॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? तो बारडोली सत्याग्रह सुना है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। भारत के समुद्री मार्ग, वही हो जाएगा पुर्तगाली। देखिए कितना रिपीट होता है क्वेश्चन। भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? देखिए भारत के खिलाफ जो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन था, वो तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? चरमपंथी का मतलब क्या हुआ? बहुत ही गुस्से वाला, जो अपनी बातों पर अडिग रहे, है ना। तो कौन इसमें नहीं था पूछ रहा है, एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इसमें चरमपंथी नेता नहीं था। बाकी ये सारे क्या थे? चरमपंथी नेता थे। तो 74 का आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो 75 का क्या हो जाएगा आंसर? 75 हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। मसौदा किसने तैयार किया था? तो क्या था आपके? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है ना। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा में, सुना होगा जरूर आपने। तो वे आखिर विरोध किसका कर रहे थे? तो वे विरोध कर रहे थे किसका? TDB एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी का ये लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। ठीक है। चलिए, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया है? तो अल हिलाल समाचार पत्र को जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है? तो भाई अम्बेडकर साहब ने कभी भी नहीं की है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। किसके सदस्य रूप में भारत आए थे? साइमन कमीशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके चित्तरंजन दास को। देशबंधु का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मित्र, यानी कि फ्रेंड ऑफ नेशन। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनी। तो विश्व भारती की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो भाई स्वतंत्रता संग्राम जैसे आ गया तो वो 1857 का ही विद्रोह होगा, जिसे सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1510 पर किया गया था। ठीक है। और 1961 में गोवा को आज़ाद भी कराया गया था। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? किस उपन्यास का हिस्सा है? आनंद मठ का हिस्सा है। ठीक है। वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ। तो कहाँ पर? कौन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? गांव पूछ रहा है। तो क्या जाएगा आपका? फैजपुर। क्या जाएगा? फैजपुर में किया गया था। ठीक है ना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। कहाँ फहराया था? तो फहराया था मुंबई में फहराया था। यानी अब ये बम्बई था पहले, अब मुंबई हो गया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत डैश में हुई थी?
तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपको वही तुर्की में, जस्ट पहले आया था ना क्वेश्चन ये। 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो वही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसमें जो पवनार आश्रम है, पवनार महात्मा गांधी ने स्थापित नहीं किया था, बाकी इसमें सेवाग्राम, साबरमती, टॉलस्टॉय फार्म सब जो है इन्हीं ने क्या किया था, मतलब इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है ना। चलिए, अल हिलाल नामक समाचार पत्र अभी जस्ट आया था, किसने किया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे जाता है? भारतीय झंडा डिजाइन किसने किया है? पिंगली वेंकैया ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी जिसको बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो कौन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र लाहिरी जी संबंधित इससे नहीं है, ठीक है ना। अनुशीलन समिति जो है वो आपकी 1902 में इसकी स्थापना की गई थी, 1902 में इसकी स्थापना की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो इसमें युगांतर जो है विदेश में प्रकाशित आपका नहीं हुई थी, युगांतर आपका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो कब क्या था? ये क्या था? जुलाई 1921 में, जुलाई 1921 में, ठीक है। जो खिलाफत आंदोलन का दूसरा चरण चल रहा था 1920 से 1922 तक चला था, ठीक ना। तो दूसरा चरण 1921 में इसी में प्रस्ताव रखा गया था कि मुसलमान ब्रिटिश भारतीय सेवा में सेवा प्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट के संपादक कौन थे? मतलब संस्थापक हिक्की थे, कौन थे? हिक्की थे, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए आप, 96 का JK हिक्की, ऑप्शन 2, ठीक है। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना। ये सब बाकी चरमपंथी नेता नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था खिलाफत का नेतृत्व? किसने किया था? शौकत अली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? ये किया था गुजरात के सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1600 ईस्वी में। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था। 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी ने किस तौर पर मनाया था? तो मनाया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। कांग्रेस पार्टी की बात हो रही, किसकी बात हो रही? कांग्रेस पार्टी को 26 जनवरी 1930 का बात हो रहा है। तो 1930 में जो है कांग्रेस पार्टी ने उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के लिए साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे विलियम जोन्स, इसके संस्थापक थे, ठीक है। 105 है, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो किसने गोली मारी थी? इसको मारी थी उधम सिंह ने। किसने मारी थी? उधम सिंह ने मारी थी गोली, ठीक है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किसने भेजा था? तो ये भेजा था आपका विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, ठीक है। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे? तो केसरी के संस्थापक कौन थे? केसरी के संस्थापक आपके बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में कहा जाता है? तो सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके जो आपके ब्रिटिश थे, कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस। इसे सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं ने जो है ब्रिटिश काल के दौरान जो है सिविल सेवा की समझिए कि नींव रखी थी, ठीक है ना। भारत राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में भारत राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। 1911 में ये जो है आपका गाया गया था,
ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। और कौन सा अधिवेशन था, अधिवेशन कौन सा था, कलकत्ता अधिवेशन। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की, तो वही हो जाएगा उधम सिंह। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए कितना रिपीट होता है जीके में। चौरा चौरी कांड किस वर्ष में हुआ था, तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था आपका 1922 में। ठीक है ना, और काकोरी ट्रेन कांड 1925 में। ठीक है ना, चौरा चौरी 1922 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय पूछता है तो सी राजगोपालचारी होता है। किस 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस संस्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र यानी कि नर्व सेंटर माना जाता था, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बंगाल हो जाएगा। ठीक है ना, 113 का 1 हो जाएगा। इस 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान बंगाल को क्या नर्व सेंटर माना जाता था। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रवाद का। चलिए, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, तो कौन थे भाई, ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य। ठीक है, अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते कब हुआ था, 1828 में। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी, तो किसने की थी, ये की थी भाई, पहले कल्पना की थी मोहन सिंह ने। किसने की थी, मोहन सिंह ने सबसे पहले इसकी कल्पना की थी। ठीक है ना, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है, कटक, तो कटक किससे संबंधित है, तो भाई उड़ीसा में कटक है और सुभाष चंद्र बोस उसी से संबंधित है, क्योंकि कटक में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए, तो 1848 में जो है व्यापकता का सिद्धांत जो है लागू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था, तो किस वर्ष में गढ़ा गया था, तो ये गढ़ा गया था आपके 1933 में। क्या हो गया था, 1933 में गढ़ा था। और चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान नाम की समझिए कि प्रस्तुति की थी, संकल्पना की थी। ठीक है, 118 भी आपका हो गया, 119 देखते हैं। बस थोड़ा सा 166 क्वेश्चन शायद होगा, मतलब टोटल 166 क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था, तो किस पुस्तक में लिखा है, हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को डैश वर्ष में अंगीकृत किया, तो कब अंगीकृत किया, ये किया था आपका 1940 में। 1940 में अंगीकृत किया था। डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। किसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में हुआ था, पता है, ध्यान है ना, 1942 में अगस्त क्रांति मतलब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए एक अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था, तो ये आपके रॉलेट एक्ट। ठीक है ना, चलिए, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, तो किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है ना, 1839 में। 1839 में भी ध्यान रखिएगा। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था, तो ये थे आपके चौधरी रहमत अली। अभी हमने बताया था चौधरी रहमत अली, है ना, 1933 में पाकिस्तान या पाकिस्तान नामक के वर्ड की संकल्पना की थी। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है, तो ये आपके हैं खादी। ठीक ना, खादी। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की है, तो किसने की भाई वंदे मातरम की स्थापना, तो ये की है आपके अरविंदो घोष। सॉरी, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका, अच्छा पत्रिका आपके बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, है ना, BCP। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का स्थापना किसने की है, बिपिन चंद्र पाल ने की है। ठीक है ना, बिपिन चंद्र पाल ने की है। ठीक है ना, बाद में इसको जो अरविंदो घोष द्वारा इसको कंपाइल किया गया, संपादित किया गया, लेकिन पत्रिका का स्थापना जो है वंदे मातरम पत्रिका बिपिन चंद्र पाल ने की, लेकिन बाद में इसकी संकल्पना जो है संपादित इसको जो है किसने किया था, अरविंदो घोष ने किया था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं बनाए रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो आपके सहायक संधि प्रणाली के तहत, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ठीक है,
मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह भाई 1921 से 22 के बीच में हुआ था। कहाँ पर? केरला के मालाबार तट में। ठीक है ना। चलिए 128 हो गया, 29 देख लेते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो अवध साम्राज्य को। अवध साम्राज्य को इन्होंने चेरी नाम दिया था। ठीक है। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पुणे के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो कौन थे? दामोदर चापेकर। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? अब्बास तैयबजी ने किया था। भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। तो नाना साहब का महल कहाँ था? तो यह था आपके बीबी घर का बीबी घर। ठीक है ना। बीबी घर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है ना, नाना साहब का जो था। चलिए 135 नंबर देख लेते हैं। 1876 में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? तो इसका किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। तो किसके पहले अध्यक्ष थे? तो ये थे आपके गदर पार्टी के। किसके अध्यक्ष थे? गदर पार्टी के ये पहले अध्यक्ष थे। बाकी गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? लाला हरदयाल ने की है। किसने की है? लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा था कि भारतीय द्वारा स्थापित पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके गदर पार्टी। ठीक है ना। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो देख लीजिए, राजा राम मोहन राय ने इसमें किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं? रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में डैश द्वारा की गई थी? सभी को पता है। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। 138 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? उसके बाद जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चौरा चोरी कांड देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। 1922 4 फरवरी 1922 में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? तो ये आपके जो आपका विनियम अधिनियम 1773 था, इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं, वो आपका था। ठीक है ना। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो ये आपके मद्रास, जिसको चेन्नई अब बोला जाता है। ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? वो एक एडवोकेट थे, वकील थे। कौन थे? वो एक एडवोकेट थे, एक वकील थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको जो है चार्टर अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। 1813 वाला जो था ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ठीक है। तो 144 का आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ये की गई 1726 में की गई थी। ठीक है ना। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? 146 के देख लेते हैं। 146 का आपका जो की गई थी रास्त गफ्तार। भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो की गई थी विलियम कैरी के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमिलित है? तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 1922। चौरा चोरी कांड जो है 1922 में हुआ है। बाकी आप एक और ऑप्शन सही से पढ़ लो। ठीक है ना। ऑप्शन एक बार सही से पढ़ लो आप।
1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित डैश धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो आपका आत्माराम पांडुरंग कौन सा स्थापना? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने की है। ठीक है। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है? मतलब जो महात्मा गांधी अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्थापित किए थे, तो कौन सा नहीं है? तो आपका जो है श्रीरामपुर कॉलेज नहीं है। श्रीरामपुर, देखिए अभी ये क्वेश्चन जस्ट आया था ना यहाँ पर। श्रीरामपुर जो मिशन था वो क्रिश्चियन से संबंधित है, तो ये महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना नहीं की है, ब्रिटिश के असहयोग प्रतिक्रिया के खिलाफ। ठीक है ना, तो श्रीरामपुर कॉलेज बी हो जाएगा। साफ साफ नहीं दिख रहा लेकिन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ तो आप समझ आइए। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे, मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ कमेंट करिएगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1800 में, लेकिन कौन से 1800 कौन से हुए थे? आप लोग कमेंट करिएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है, लेकिन कब की थी? ईस्वी क्या है? ठीक है, बताइएगा आप लोग। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता के सिद्धांत की नीति तैयार की थी? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। 1850 में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। तो कौन सी? रेल परिवहन। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था रेल परिवहन। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर आपका 154 बस खत्म ही होने वाला है। ठीक है। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी होम रूल लीग। इनमें निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवलिया टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो कौन थे भाई? वही अरुणा आसफ अली। कौन थे? अरुणा आसफ अली। ठीक है। किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम वायसराय भी यही थे और भारत के स्वतंत्र पहले गवर्नर जनरल भी यही थे। ठीक है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको यूजी बोलते हैं, यूजी का शुभारंभ किसने किया था? तो यूजी का शुभारंभ किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है ना। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया। किसे सौंप दिया था? तो सौंप दिया था मदन मोहन मालवीय को। प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुने। तो सत्य शोधक की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फुले ने। यही आपकी क्या है? सही है। ठीक है ना। निम्न में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजरड़ी गांव में खिजरी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था आपके अमृता देवी बिश्नोई ने। किसने दिया था? अमृता देवी बिश्नोई ने। 161 का क्या हो जाएगा? 161 का 3 अमृता देवी बिश्नोई ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? तो 1909 को जो आपका है क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? तो कौन थे आपके? ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है ना। आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके दांडी मार्च 1910 होना चाहिए। 1910 यहाँ दिया तो गलती है ना। दांडी मार्च आपका कब हुआ था? दांडी मार्च हमने आपको बताया था ना, दांडी मार्च आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो ये कह रहा है 1910 में, तो गलती है। बाकी सारे क्या हैं? सही है। एक बार आप ऑप्शन को देख लेना। ठीक है ना। भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में की गई थी। ठीक है, 1975 में की गई थी। ठीक है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो जालियांवाला बाग से पहले कौन सी घटना हुई थी? तो ये हुई थी आपके जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था? 1919 में। कह रहा है कि इससे पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी?
तो साइमन कमीशन का आगमन नहीं, और आपका साइमन कमीशन आगमन नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका है सांप्रदायिक पुरस्कार भी नहीं होगा आपका, और आपका असहयोग आंदोलन भी नहीं होगा। जो रॉलेट एक्ट अधिनियम था ये हुआ था 1919 में, मतलब मंथ पीछे था, ठीक ना। ये जालियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ था, लेकिन ये अप्रैल से पहले हुआ था रॉलेट एक्ट का अधिनियम। बाकी ये सब बाद में आपके हुए थे, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। साइमन कमीशन 1928 में, सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 हो जाएगा आपका। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 तक चला था। तो ये साथियों मॉडर्न हिस्ट्री का भी हो गया आपका। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा, तो एक कमेंट जरूर कर देना, और जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आप ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।